आप देख रहे हैं अमेज नाउ। खास पेशकश हेल्थ नाउ। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ। ये लाइनें हैं साहित्यकार दुष्यंत कुमार की, जिन्हें साहित्य जगत में पहचान की कोई आवश्यकता नहीं। अब उन लाइनों के तमाम अर्थ हो सकते हैं, भाव हो सकते हैं, लेकिन बात निकली है आंखों की। जी हाँ, आंखों का सेहतमंद होना अत्यधिक आवश्यक है, तभी तो हम इस रंगीन दुनिया को बड़े करीब से देख सकेंगे। क्या आप जानते हैं कि आंखों की भी अपनी भाषा होती है? जी हाँ, जरूरत है उसे पढ़ने की, और पढ़ने के लिए भी जनाब आंखों की ही आवश्यकता होती है। और जब हमारी जिंदगी में आंखों का इतना महत्वपूर्ण स्थान हो तो भला हमें उसकी फिक्र क्यों नहीं करनी चाहिए। तो आइए आज हम आपसे मुलाकात करवाते हैं गोरखपुर महानगर की जानी मानी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिम्मी चावला सरीन से। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। बहुत स्वागत है डॉक्टर सिमी सरीन जी। थैंक यू। अमेज नाउ का जो हमारा खास प्रोग्राम है हेल्थ नाउ, हमारे दर्शक आपके साथ हैं। अभी हमने पिछला जो एपिसोड हेल्थ नाउ का निकला है उसमें हम लोगों ने थायराइड पे बात किया था। तो अक्सर बातें होती हैं, ये एक चर्चा का विषय भी है कि जो थायराइड है, क्या थायराइड से आंखें प्रभावित हो सकती हैं या नहीं? देखिए, थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के बहुत सारे अंगों को प्रभावित कर सकती है, और आँख उसमें से एक बहुत कॉमन और बहुत थ्रेटनिंग डिजीज़ थायराइड करती है। बट लोगों को लगता है कि थायराइड आँख में हो गया। बेसिकली पहले हम टर्म यूज़ करते थे थायराइड आई डिजीज़, और अब थायराइड एसोसिएटेड ऑर्बिटोपैथी। बेसिकली थायराइड की वजह से जो एक चीज हस्तक्षेप कर रहे हैं, रोकना चाहेंगे, टीईडी जिसको भी आपने कहा, तो अब वो टर्म अब नहीं लागू होता है। अब काफ़ी जगह टर्म थायराइड एसोसिएटेड ऑर्बिटोपैथी ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो थायराइड ग्लैंड में जब ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं, मतलब हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है एक नॉर्मल, उसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं। बट इस ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि जो हमारी शरीर की नॉर्मल तत्व के लिए, जैसे थायराइड हार्मोन के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनने लगती है, तो वो एंटीबॉडी बनने की वजह से शरीर के जो थायराइड ग्लैंड में होती है उसी तरह की एक जो हमारी आँख के पास की मांसपेशियाँ, फैटी टिश्यू, कोलेजन, इन सब के सरफेस पे, इनके सेल्स के सरफेस पे भी वो एंटीबॉडी बनने लगती है, जो कि एक थायराइड एसोसिएटेड ऑर्बिटोपैथी का कारण बन जाती है। यानी आपका कहना है कि थायराइड जो है वो जब उसकी जो ग्रंथियाँ हैं वो आँखों के सरफेस के आसपास के जो सरफेसेस हैं वो उनको जब प्रभावित करने लगता है तो वो थायराइड आँख पर प्रभाव अपना जमाने लगता है। जी, बिकॉज जो थायराइड से रिलेटेड आँख में जो प्रॉब्लम्स है वो आँख के अंदर से ज़्यादा आँख के बाहरी जो मांसपेशियाँ हैं, एक्स्ट्रा ऑर्बिटल जो टिश्यू है उसमें ज़्यादा होती है। और ऐसा नहीं है, कुछ जैसे बहुत सी स्टडीज़ में अब देखा गया है कि थायराइड आँख के अंदर भी जो हमारी समलवायु के लक्षण लाता है वो आँख के अंदर ट्रेबेकुलर मेशवर्क होता है, तो उन पर अब अटैक करता है। बट जो मेन थायराइड एसोसिएटेड ऑर्बिटोपैथी है वो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की होती है, जो आँखों के आसपास का टिश्यू होता है उसे मेनली प्रभावित करता है। जी, अब चलते हैं कि इनके कारण क्या हो सकते हैं और
इसके लक्षण क्या है, हम कैसे पहचाने? क्योंकि आप तो बता रही हैं, लेकिन जो मरीज है वो अगर परेशान हो भी रहा है तो कैसे जाने? जैसे कि सबसे पहले तो मेडिकली पेशेंट को ये पता होता है कि हमें थायराइड है। अब थायराइड मेनली जो पेशेंट जो ट्रीटमेंट पे भी है, हाइपरथायराइडिज्म होता है जिसमें ग्रंथि ज़्यादा एक्टिव होती है, जिसमें ये ऑर्बिटल टिश्यू इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा कॉमन है। बट ऐसा नहीं है कि हाइपोथायराइडिज्म में नहीं होता, जिसमें ग्रंथि कम एक्टिव है। तो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में भी थायराइड एसोसिएटेड ऑर्बिटोपैथी मिलती है, पर वो कम कॉमन है। और थायराइड जिसमें कि थायराइड का आपका लेवल मेंटेन चल रहा है, बट उसमें भी ये दिक्कत मिल सकती है। तो किसी भी स्टेज पे जब थायराइड के पेशेंट को ये महसूस हो रहा है कि मेरी आँखों में गड़न है, लाली है, या मेरी आँखों के आसपास सूजन है, आईलिड्स में सूजन है, और मेरी पलक कम ब्लिंक कर रही है, या मेरी आँख बाहर की तरफ आना शुरू हो रही है, तो उन्हें उसे लाइटली नहीं लेना है। उन्हें एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को, नेत्र रोग विशेषज्ञ को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और रूटीनली भी हम कहते हैं कि जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं, अगर उनमें ये ऑर्बिटोपैथी भी नहीं होती तो उनमें ड्राई आई बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट 100% ऑफ थायराइड पेशेंट्स हैव ड्राई आई एट सूनर स्टेज और लेटर स्टेज। तो रूटीनली भी अगर उनका सारा कुछ नॉर्मल रहता है तो वंस अ ईयर रूटीन आई चेकअप के लिए वो जा सकते हैं कि कोई दिक्कत तो जाना चाहिए। जी। अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि आंखों के अंदर कम, थायराइड का प्रभाव से आंखों के बाहरी जो अंग हैं जो दिख रहे हैं सामने से विजुअल हो रहे हैं, वो ज़्यादा प्रभावित होता है? नहीं, जो दिख रहे हैं प्लस जो आंख के पीछे है, आंख के पीछे जो हमारी आई बॉल है वो जिस सॉकेट में है, जैसे जो हमारी हड्डियों का जो ढांचा बना है और जो आई बॉल है, उसके बीच में जो मांसपेशियां और जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि हमारी आंख की मेन नस होती है जो हमारा फंक्शन ब्रेन तक ले जाती है, उसके अराउंड जो टिश्यूज हैं उस टिश्यू में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उसको ज़्यादा प्रभावित। अभी आपने फिर कहा ड्राइनेस, तो वो ड्राइनेस तो हमको लगता है कि रेटिना पे वो कर्टेन पर आता है। नहीं, ड्राइनेस आँख की काली पुतली पे आता है, कॉर्निया पे आता है, एंटीरियर सरफेस पे आता है। ड्राइनेस के भी अब देखिए पहला कारण है कि जिसमें ये ऑर्बिटोपैथी हो रही है, तो वो ऑर्बिटोपैथी की वजह से, क्योंकि आँख बाहर है, ब्लिंक कम कर रही है, पलकें दूर जा रही हैं, तो उसकी वजह से हुआ। दूसरा होता है कि हमारी जो आँख की ग्रंथि होती है जो आंसू बनाती है, लेक्राइमल ग्लैंड हम उसे बोलते हैं, तो उस पर जब थायराइड असर करता है तो उसकी वजह से हमारा एक्वस प्रोडक्शन ही कम होता है, मतलब आंसू बनता ही कम है, तो वो दूसरा रीज़न हो जाता है। और तीसरा, जब ये आंखें ब्लिंक कम करती हैं और वो स्टेयरी लुक हम बोलते हैं थायराइड में पेशेंट का आता है, तो उसमें जो हमारा ब्लिंक की वजह से आंसू की लेयर जो स्प्रेड होती है वो स्प्रेड नहीं होती है, तो उसकी वजह से ड्राइनेस होती है। ड्राइनेस इतनी हो सकती है कि वो काली पुतली को आगे अल्सर कर सकती है, इन्फ्लेमेशन कर सकती है, वो विजन को भी प्रभावित कर सकती है बहुत एक्सट्रीम तक। तो इसलिए अगर उससे अर्ली स्टेजेस पे ही ड्राइनेस को कंट्रोल कर लिया जाता है, या उसके लक्षण को पहचान के उसकी इलाज किया जाता है, जैसे जिनमें अगर ब्लिंक नहीं हो रहा है या जिसकी आंखें ज़्यादा वाइड हो रही हैं, तो उनको रात को टेपिंग करने को बोलते हैं आँखों को। अगर आंखें खुली रह जाती हैं सोते समय तो उसमें भी काली पुतली को अफेक्ट करता है, तो उन पेशेंट्स को बताया जाता है कि रात को आपको एक टेप माइक्रोपोर आता है, आप टेप लगा के सोएंगे तो ये दिक्कत नहीं होगी, तो जिससे कि वो सीवियर स्टेज पे थोड़ा सा इसको और ब्रीफ करें। आंखें खुली, बहुत लोगों को देखा गया है कि सोते समय भी आंखें खुली रहती हैं, और अगर बाय द वे वो थायराइड का पेशेंट है तो वो आंखें बंद होना जरूरी है। हाँ, बंद होना तो देखिए सभी में ज़रूरी है कि पलकें रात में सोते समय बंद होनी चाहिए, क्योंकि और भी ऐसी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि आंखें खुली रह सकती हैं, जो पलकों की दिक्कत आती है, पलक बंदी की दिक्कत आती है। बट थायराइड में मेनली ये होता है क्योंकि आँख आपकी जो नॉर्मल जगह से आगे बल्ज आउट हो गई है, तो उसकी वजह से वो पलक पूरी बंद नहीं होती है। जब वो बंद नहीं होती है तो वो ड्राइनेस का ड्राइनेस कम हो या ना हो, इसलिए पलकों को गिरा होना चाहिए। जी जी। बहुत महत्वपूर्ण बातें हम लोगों की बातचीत में निकल के आ रही है, शायद इतनी जानकारी किसी को भी नहीं होगी, आमतौर पे आम लोगों को नहीं होती है। डॉक्टर साहब, इसी में सबसे ज़रूरी चीज़ है जो इन सारी बातों की जो पीछे, इसका निवारण क्या है?
इसका निवारण ये है बेसिकली, देखिए थायराइड जो है वो मेनली आजकल तो 30 साल से कम के लोगों में भी मिलता है, पर अगर 30 साल पे हम एक बेसिक कहते हैं कि 30 साल पे सबको अपना एक रूटीन ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें आप थायराइड का ज़रूर कराएं। घर में फैमिली हिस्ट्री हो तो ज़रूर कराएं। घर में किसी और तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो ये बीमारियां अगर घर में हैं, डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो उस सब में भी आप थायराइड का टेस्ट ज़रूर कराएं। कि अगर थायराइड इनिशियल स्टेजेस पे ही आपको पता चल गया, आपने कंट्रोल किया, तो जैसा मैंने कहा यूथायराइड में ये कम कॉमन है, तो आप बच सकते हैं थायराइड एसोसिएटेड ऑर्बिटोपैथी से। प्लस दूसरा ये है कि जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको दिखाई दे रहे हैं लक्षण कि मेरी आंख बाहर जा रही है, फिर भी आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो गलत है। निवारण ये है, जब इनिशियल स्टेज में पेशेंट आते हैं, इसका मेन एक्टिव स्टेज होती है 1 मंथ to 2 years। एक्टिव स्टेज में आप ट्रीट भी करेंगे तो भी वो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप रोक नहीं सकते हैं एक्टिव स्टेज में। और वही पेशेंट रेगुलर फॉलोअप पे आता रहेगा, और हम हर बार मतलब हमें आँख को ये चेक करने के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि कितना आँख बल्ज पहले थी, अब कितना बल्ज हो रही है, और बल्ज किस रेट से बढ़ रहा है। हमें एमआरआई की ज़रूरत है या नहीं है पीछे देखने के लिए कि टिश्यू की क्या एक्टिविटी हो रही है। हमें मतलब जो भी हम मैक्सिमम पॉसिबल, मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर को पता है कि किस स्टेज पे हमें क्या ट्रीटमेंट देना है, तो आप अपने आप उसको इग्नोर करने की जगह आप कंसल्ट करें, रेगुलर फॉलोअप करें, जिससे कि उसका टाइम पे इलाज हो सके। क्योंकि अगर हम उसका निवारण नहीं करेंगे तो वो विजन इम्पेयरमेंट की तरफ जाने लगेगा। एक बार जहाँ पर विजन लॉस होने लगेगा तो वो डॉक्टर के लिए भी प्रॉब्लम बन जाती है, तो वो उसका ध्यान देना ज़रूरी है। और जहाँ तक कि विजन इम्पेयरमेंट की बात है, मैंने कहा कि अगर ये बीमारी बढ़ती जाएगी तो ये जब नस को सुखाने लगती है, दबाने लगती है, नस के आसपास के ब्लड सप्लाई को रोक देती है, तो विजन लॉस होने लगता है। और दूसरा, इतना आंखें बल्ज आउट हो रही हैं। देखिए, हम जब दोनों आंखों से भी किसी को देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो हम एक दिखाई दे रहे हैं। जब आंखें बाहर आने लगती हैं तो उनकी डायरेक्शन, तो डबल विजन पेशेंट को होने लगता है। तो एट टाइम्स क्या होता है, पेशेंट तब आता है डॉक्टर के पास जब डबल विजन हो जाती है, बहुत सीवियर स्थिति हो चुकी है, वो ऑलरेडी सीवियर स्टेज है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं, लेकिन चूंकि एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना होगा, लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन, एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हेल्थ नाउ प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे विजन इम्पेयरमेंट की, और इसी से जुड़ा हुआ बहुत सारी महिलाओं को देखा जाता है कि उनकी आँखें बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं, तो वो कुछ और लोग समझते हैं। नहीं, जैसे कि देखिए, थायराइड फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। हाँ, एक सवाल ये भी था, आई डिजीज़ भी फीमेल्स में कॉमन है, बट ये मेल में सिवियर है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि थायराइड ऐसा नहीं है कि मेल में नहीं होता है, तो मेल में होता है, और अगर ये आई को इन्वॉल्व करता है तो ये सिवियर स्टेज पे करता है। उसमें कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे आजकल तो फीमेल्स भी स्मोक करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि फीमेल्स नहीं स्मोक करती हैं, बट मेल में हाँ, स्मोकिंग, हाँ, वन ऑफ द एसोसिएटेड फैक्टर। तो
वो एक ज़रूरी है कि आपको ज़रूर पेशेंट को एक्सप्लेन हमें करना होता है कि स्मोकिंग आपको बिल्कुल छोड़नी है, क्योंकि वो उसका और तेज़ी से बढ़ेगा। एक तो आपने बताया कि स्मोकिंग इसका जो है कारण है, और जो दूसरी बात आपने बताई कि महिलाओं में प्रतिशतता ज़्यादा है, रेशियो में सीवियरिटी मेल में ज़्यादा है जी। और अभी तक थायराइड आई डिजीज़ का एज सच रीज़न डिफाइंड नहीं है, बट वही इट इज़ सेड टू बी ऑटो इम्यून डिजीज़, कि जिसमें मैंने आपको बताया कि अपनी ही ग्रंथि के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनने लगती है। तो उसकी वजह से मेनली थियोरीज़ हैं कि रिसर्च अभी भी चल रही है कि क्यों होता है। वो तो मेनली हमारी बॉडी के ऐसे डिजीज़ हैं जिसमें रिसर्च ही चल रही है कि रीज़न क्या है, तो उसमें हम बोल देते हैं कि इडियोपैथिक है, रीज़न इज़ नॉट नोन अभी भी। एक चीज़ और था इसी से जुड़ा हुआ कि ये जो बीमारी है थायराइड इन आइज या TED, तो ये इसकी कोई खास मौसम हो सकता है या खास उम्र हो सकती है या कभी भी? नहीं, अगेन देखिए, मौसम से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, ये थायराइड के फंक्शन से रिलेटेड है। और जो थायराइड का स्टेटस है, लाइक हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म या यूथायराइडिज्म, उसमें भी इनिशियल ईयर्स में ही अगर आपको हो जाता है जिसमें आपका डिजीज़ कंट्रोल नहीं है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि एक पहले जो फेज़ होता है जिसमें भी स्टार्ट हुआ, उसमें एक एक्टिव फेज़ होता है 1 month to 2 years का ऑलमोस्ट। आफ्टर 2 years वो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो हीलिंग प्रोसेस में एक्टिव फेज़ में दर्द होगा, सूजन बढ़ेगी, और हीलिंग फेज़ में फाइब्रोसिस हो जाएगी, स्कारिंग होगी, टिश्यू वो स्थिर होने लगेगा। तो इसलिए हमें एक्टिव फेज़ को कंट्रोल करना है, और फाइब्रोसिस हो उससे पहले हमें उसे ट्रीट करना है। अब डॉक्टर साहब बात आती है कि इसका इलाज कितना महंगा है, कितना आसान है या कठिन है? देखिए, महंगा आसान आजकल तो लोग खुद से ही टेस्ट कराते हैं और फार्मासिस्ट के पास ही पहुंच के दवा ले लेते हैं कि हमें थायराइड हो गया है। फार्मासिस्ट भी स्मार्ट हो गए हैं कि हाँ, ये वाला है ये चलेगी, हाइपर है ये चलेगी, हाइपर ये चलेगी, वो पोटेंशियल भी बता देते हैं। और 3 महीने बाद टेस्ट हुआ तो अगर घट रहा है तो दवा घटा दो, बढ़ रहा है तो दवा बढ़ा दो, तो वो बहुत गलत है। एटलीस्ट आपको ईयरली तो अपने डॉक्टर के पास ही जाना है। आप फिजिशियन से जब फर्स्ट टाइम मिलेंगे अपने थायराइड के स्टेटस के लिए, तो वो उन्हें पता है कि किस पेशेंट में पूरी प्रोफाइल करानी है। जैसे TSH, T3, T4 ये नॉर्मल जनरल लैब वाले करते हैं। अब फ्री T3, फ्री T4 का देखिए, अगेन जिसमें फ्री ये थायरॉक्सिन लेवल्स बढ़े होते हैं, उनमें ड्राई आई बहुत कॉमन है, ज़्यादा एसोसिएटेड है। तो ये आपका फिजिशियन ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। फिर एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, कुछ एंटीबॉडी टेस्ट भी अदर भी होते हैं जो थायराइड से रिलेटेड, तो वो आपके डॉक्टर को ज़्यादा पता है कि कराने ज़रूरी हैं या नहीं है। तो एटलीस्ट फर्स्ट टाइम आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा लीजिए, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, दवा लेते हुए, चाहे वो स्किन रिलेटेड हो, ड्राई स्किन हो जाती है, हेयर फॉल बहुत कॉमन है, चाहे वो आई रिलेटेड है, ड्राई आई है, चाहे मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है, चाहे प्रेगनेंसी में आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ें थायराइड की दवाइयाँ चलते हुए भी अगर आपको किसी भी तरह की हो रही है, तो सबसे पहले आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट करिए। फिजिशियन आपको रेफर करेंगे कि ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या डर्मेटोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट, सो दे आर द बेस्ट पर्सन टू नो कि क्या आपको उसमें ज़रूरी है। और जहाँ तक सवाल है इसके इलाज की, लाइफ लॉन्ग हम पेशेंट आता है, हम समझाते हैं कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज आजीवन चलेगा। आपको सुबह आप कुछ ऐसी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको हार्मोन कम बन रहा है तो आपको हार्मोन बनाने वाली दवा चाहिए, आपका हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो उसे घटाने वाली दवा चाहिए, तो वो बैलेंस आपको दवा ही कर पाएगी, तो वो डॉक्टर ही बताएंगे। लोग बहुत से ऐसे करते हैं कि आयुर्वेदिक लेते जा रहे हैं, हम नहीं जानते कि आयुर्वेद में कितना इसका इलाज है नहीं है, बट पेशेंट्स जिनका आई डिजीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, वो मेनली या तो इरेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, या फिर वो कभी आयुर्वेदिक कभी एलोपैथिक ले रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मरीज़ को ये समझना है कि हम दवा ले रहे हैं, हमें थायराइड की बीमारी है, तो अब दवा हमारा साथी है।
हमें लेनी ही लेनी है। और ऐसी दवाइयाँ बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट की हैं। जब आपको थायराइड एसोसिएटेड ऑर्बिटोपैथी हो जाएगी, डेफिनेटली वो डॉक्टर को ही पता है कि आपका सिर्फ ये लुब्रिकेंट नॉर्मल से काम चलेगा या थोड़ी महंगे से काम चलेगा, या फिर आपको किसी स्टेज पे इतना तो कंप्रेशन नहीं हो रहा नर्व का कि आपको सर्जिकली उसको रिलीज़ करना है, तो फिर वो उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ जाती है। बट अगर आप उसको उस स्टेज तक जाने ही नहीं देंगे जी, तो आपकी कॉस्ट भी नॉमिनल रहेगी। ठीक बात है। यानी कि आपको दवा से छुटकारा नहीं, अगर थायराइड हो गया तो आपको आपका प्रिकॉशंस बढ़ जाते हैं। प्रिकॉशंस प्लस आई वुड से अगर किसी को भी थायराइड है, चाहे वो हाइपर है, जी, अच्छा स्वस्थ खाना और सैर करना, एक नॉर्मल एक्सरसाइज रूटीन में करना, फिजिकल एक्टिविटी करना आपकी ग्लैंड को स्टिमुलेटेड रखता है। तो आप अगर दवा ले रहे हैं तो दवा के साथ अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल, तो वो बेनिफिशियल है। वो आपके लेवल को एक मिनिमम डोज पे मेंटेन भी रखेगा, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अब तक के जो भी आपका अनुभव रहा है, हालांकि आपने पहले ही कहा है कि इसको नियंत्रित किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता है, कभी कोई ऐसा केस आपके जानकारी में कि उसका कुछ वर्षों के लिए ही सही, कुछ महीनों के लिए ही सही, लेकिन उसका रुक गया हो थायराइड एकदम से नहीं? वही मैं हो गया? आपको पॉजिटिवली कह रही हूँ कि अगर पेशेंट हमारे पास राइट टाइम पे आया, जब उसको सिर्फ बल्जिंग स्टार्ट हो रही है, तो हम उसे सारे प्रिकॉशंस बताते हैं। उसी टाइम पे आप पेशेंट को कहिए कि आपको एक्सरसाइज भी करनी है, आपको ध्यान रखना है कि आपकी अगर बल्जिंग बढ़ रही है, आपको हमें 1 महीने पे बुलाया 1 महीना, 3 महीने पे बुलाया 3 महीना। तो ऐसे पेशेंट्स में हम कुछ इम्यूनोसप्रेशन, कुछ स्टेरॉइड्स, कुछ मतलब ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे वो कंट्रोल हो सकता है। बट अब पेशेंट को पता चल गया स्टेरॉइड दे रहे हैं, स्टेरॉइड देने के बाद पेशेंट लेता जा रहा है कि मुझे इससे बेहतर लग रहा है, नहीं, उसका खुद में साइड इफेक्ट है। स्टेरॉइड अपने आप में इतने साइड इफेक्ट कर सकता है, वो आँख में समलवाई कर सकता है, कैटरैक्ट कर सकता है। तो आप डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि ट्रीटमेंट कहाँ पे कंट्रोल हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन अभी जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रही हैं, और हमें लगता है कि हमारे तो जो ज्ञान बढ़ रहा है, हमारे दर्शकों को बड़ा लाभ मिलेगा इससे। लेकिन इसके साथ साथ जैसे शुगर के मरीजों को देखा गया कि उनका विजन घटता और बढ़ता है। शुगर घटता है तो विजन भी ठीक हो जाता है और कभी कभी बढ़ने लगता है। इस केस में भी क्या? अब अगर हम थायराइड से सीधा शुगर पे आ रहे हैं, तो उसमें हम शुगर से रिलेटेड ये बात करेंगे कि शुगर के पेशेंट में तो आँख की ग्रंथियों से लेके काली पुतली से फिर लेंस में फिर पर्दे में सारे स्तर पे चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा। तो शुगर के पेशेंट में भी अगेन फिजिशियन ही भेजते हैं हमारे पास कि एक रूटीन आई चेकअप के लिए। जी। उनमें भी ये होता है कि आपको शुगर के साथ साथ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी, लिपिड प्रोफाइल भी नॉर्मल होनी चाहिए। आपका जब भी शुगर बढ़ घट रहा है तो आपको आँख का इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि वो आँख के लेंस में जो एज है उस एज पे वाटर रिटेंशन टेंडेंसी और ये ज़्यादा होती है, तो फिर वो कैटरैक्ट डेवलप करने लगता है अगर आपका बार बार घट रहा है, बढ़ रहा है। तो उसी से रिलेटेड है कि आपको शुगर को लेवल को कंट्रोल करना है, क्योंकि आपके पूरे बॉडी के टिश्यूज़ में चेंजेस आ रहे हैं। तो उसमें वो माइक्रो, जैसे हमारी ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, ऐसी आँख में भी जो छोटी वेसल्स होती हैं उनको शुगर ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो बस उससे रिलेटेड चेंजेस ज़्यादा जो पर्दे पे आते हैं, तो वो टाइमली बस हर चीज़ में है कि अगर आपको शुगर है, आँख में दिक्कत नहीं है, तो आप ईयरली भी दिखाएंगे, आँख तो चल जाएगा। बट शुगर है, आँख में रेटिनोपैथी स्टार्ट हो गई है, आपको मंथली दिखाना है। जी। तो वही है, मतलब शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ उस बीमारी को उसी स्तर पे रोकने के लिए आपको रूटीन फॉलोअप्स। डॉक्टर साहब, चलते चलते अब हम अपने पेशेंट्स को, अपने मरीजों को, या जो इस दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि
आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है या आपको कोई भी लक्षण हो रहा है तो आप टाइमली टेस्ट कराएं। टेस्ट करा के आप उसको कंट्रोल करें, अपने थायराइड के लेवल को कंट्रोल करने के बाद रूटीनली इनिशियली आप 3 मंथ्स पे अगर चेक करा रहे हैं, उसके बाद 6 मंथली कराइए। स्टेबल रहता है तो आप ईयरली भी करा सकते हैं, बट अपने फिजिशियन से कंसल्ट करते रहें। जहाँ भी आपको लगे कि हमारी आँख में गड़न हो रही है, खुजली हो रही है, लाली हो रही है, भारीपन लग रहा है, बल्जिंग हो रही है, तो आप उसे इग्नोर ना करके अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ को कंसल्ट करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, आपने हमारे मरीजों को बहुत सारी जानकारियाँ दिया है और वक्त हो चला है अपने दर्शकों से विदा लेने का। थैंक यू। तो दोस्तों, यह थी गोरखपुर की जानी मानी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिमी, जिन्होंने थायराइड नेत्र रोग के लक्षणों, उनसे बचाव के तरीके के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हालांकि डॉक्टर सिमी चावला को जितना ज्ञान है नेत्र रोग से संबंधित, अभी बहुत सारी बातें उनसे नहीं हो सकती हैं। हम आपसे वायदा करते हैं एक बार फिर हम उन्हें आपके सामने आपसे रूबरू कराएंगे और ढेरों जानकारियां हासिल करेंगे नेत्र रोग से संबंधित। तो हमारा आज का यहीं समाप्त होता है सफर। अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। पूर्वांचल में वैसे तो बनारस, फैजाबाद, लखनऊ और गोरखपुर ये वो शहर हैं जो व्यावसायिक दृष्टि से बहुत बड़ी मंडियां होती हैं, लेकिन ठीक बगल में गोरखपुर और फैजाबाद के बीच में कह लीजिए या गोरखपुर से सटा संत कबीर नगर जनपद का बरदहिया बाजार, जो होलसेल की बहुत बड़ी मंडी है। और इसमें जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि बिहार और नेपाल तक के व्यापारी यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेंज मिलता है और रेंज के साथ साथ कीमतें बहुत ही सस्ती होती हैं। सही लगता है रेंज वेंज सब, इसलिए हम आते हैं, बराबर आते हैं। यहाँ हम साड़ी, पेटीकोट और सूट, लहंगा, समझ में रेंज जितना मतलब डिजाइन समझ में आएगी हम लेके जाएंगे। बराबर हम इसी दुकान पे आते हैं, क्योंकि हमें रेंज यहाँ का समझ में आता है। तो रेंज समझ में है तो कीमत तो वही हुआ ना। हाँ, रेंज जब समझ में आ रहा है तो कीमत भी समझ में आ रहा है। हाँ, फायदेमंद, सही पॉइंट वाली बात यही है कि हम यहाँ से ले जाते हैं तो हमें फ़ायदा निकलता है, इसलिए हम बराबर यहीं आते हैं। 25 साल पुरानी सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान, सर्वाधिक रेंज वाली सबसे बड़ी दुकान, बरदहिया बाजार में साड़ी और लहंगे की विशालतम रेंज, नए व्यापारियों को विशेष छूट, संपूर्ण भारत में डिलीवरी की सुविधा, 30 किलोमीटर की रेंज में फ्री होम डिलीवरी, बाहर से आए व्यापारियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था, ना बिकने वाले कपड़ों को सीमित समय में वापस करने की सुविधा, एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध। मेन रोड पर बरदहिया में है। मेन रोड पे बरदहिया दुकान है जी। किस चीज़ की? साड़ी की है, मैक्सी है, महिलाओं के जी। कुछ आइटम बरदहिया से भी आता है, बाकी डायरेक्ट आता है, सूरत से भी आ जाता है, मिल जाता है, मार्जिन मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा रेट जो है फायदे से मिल जाता है। मुझे 15 साल हो गए दुकान करते। नहीं, पहले रेडीमेड था, बाद में हमने चेंज करके साड़ी और ब्लाउज, फॉल, अस्तर, मैक्सी ये कर दिया। तो दर्शकों, आपने देखा ये थे होनहार होलसेलर ऋषभ कश्यप, नवदुर्गा साड़ी पैलेस। एक ही छत के नीचे सारे रेंज आपको मिल जाना है, और इसी के लिए आप जैसा कि आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर दुकान पर कस्टमर्स की, इनके ग्राहकों की लगातार भीड़ बनी हुई है। और ख़ास तौर से शनिवार से लेके सोमवार की अल सुबह तक, यानी कि लगभग ये 72 घंटे की ये दुकानदारी लगातार हफ्ते में चलती रहती है। शेष दिनों को उन्होंने कैसे बांट रखा है ये भी आपने देखा। तो ये थी नवदुर्गा साड़ी पैलेस। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।